हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि आप सब अच्छे ही होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई कहानी वो लौट आया है लेकर आई हूँ। कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में भी आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लेकर आती रहूँ तो उनकी अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। यार, ये हॉलीवुड वालों का भी ना अजीब ही फॉर्मूला होता है। मतलब मकड़ी काट ले तो स्पाइडरमैन, चमगादड़ काट ले तो वैम्पायर और भेड़िया काट ले तो वेयरवुल्फ। बताओ भला कोई बात हुई? मेहुल पिछली सीट से बोला। उसकी नजरें मोबाइल पर टिकी थी और कानों में हैंड्स फ्री लगे हुए थे। फिर भी तो तूने सारी देखनी होती है ना। ड्राइविंग सीट की बगल वाली सीट से अमन बोला। संभल के रहियो, तुझे कोई खुजली वाला कुत्ता ना काट ले। मेहुल ने उसे चिढ़ाया। नहीं, भेड़िया काटने से कोई वेयरवुल्फ नहीं बनता। कार चलाता हुआ उनका तीसरा दोस्त क्षितिज आराम से बोला। तुझे कैसे पता? हाँ, वेयरवुल्फ ने बताया। और ओए, तू हमें लेकर जंगल क्यों जा रहा है? अपने दोस्त के पास क्या? मेहुल आगे झुकता हुआ बोला। हाँ भाई, तू जिधर मैं उधर, तू लंच मैं डिनर, अमन बोला और दोनों हंस पड़े। क्षितिज संजीदगी से गाड़ी चलाता रहा। वहां दो राज्यों की सीमा लगती थी। जंगल बहुत विशाल और घना था। न तो पेड़ों की कटाई होती थी और ना ही जंगली जानवरों का कोई अवैध शिकार। लोग वहां के वन विभाग की तारीफें करते नहीं थकते थे। गाड़ी एक वन विभाग के पुराने बने खूबसूरत से गेस्ट हाउस के कैंपस में आकर रुकी। मेहुल के पिता एक फॉरेस्ट अधिकारी थे और उन्होंने ही वो सारा बंदोबस्त करवा दिया था। एक बूढ़े चौकीदार ने उनका स्वागत किया। वो दोनों तो आसपास का माहौल, दृश्य सब देखकर खुश होने लगे, पर क्षितिज की नजरें एक पुराने मोटे पेड़ के तने पर टिक गई। वहां खरोच कर कुछ उकेरा हुआ था। तभी उसे हल्की खटखट की आवाज सुनाई दी। वो घूमकर गेस्ट हाउस के पीछे आ गया। वहां अलग से रसोई घर और गोदाम बने हुए थे। क्षितिज ने देखा कि उम्र में उससे थोड़ा बड़ा एक युवक लकड़ियां काट रहा था। वो लंबा था और उसका शरीर मांसपेशियों और उभरी हुई नसों से भरा हुआ था। उसके लंबे बाल भी कंधे तक आ रहे थे। कार्तिक, हो गया, बस कर, लकड़ियों को रसोई में पहुंचा दे, खाने को देर होगी, बूढ़े चौकीदार ने कहा और वो रुक गया। उसने लकड़ियों का गट्ठर बनाया और जो ही पलटा, क्षितिज ओट में हो गया। पता नहीं क्यों उसे देखकर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। 24 सालों पहले वही जंगल, वो पूरे चांद की रात थी। एक उफनती हुई नदी का किनारा था। हालांकि रात के समय नदी का पानी बिल्कुल शांत सा किसी कांच की भांति लग रहा था, जिसमें चांद अपना अक्स निहार रहा था। नदी के किनारे बहुत से छोटे बड़े तंबू लगे हुए थे। तंबुओं के पास ही आग भी जल रही थी। वो एक बहुत ही विशाल और सघन जंगल था। तभी रात के सन्नाटे में एक तेज चरमराहट का स्वर उभरा और जंगल की सघनता में सेंध लग गई। एक पुराना वृक्ष जैसे कराहता हुआ धरती से आ लगा था। कितने साल लगे होंगे उसे इतना मजबूत वृक्ष बनने में, और कुछ ही घंटों में वो बस लकड़ी का ढेर था। सिर्फ लकड़ी, वैसे और भी थे। वहां कटाई का काम जोरों पर चल रहा था। और तभी पूरा जंगल गूंज उठा किसी भेड़िए के रोने की आवाज से। कुल्हाड़ियां, आरियां सब थम गई और सब सहम कर इधर उधर देखने लगे। क्या हुआ? हाथ क्यों रुक गए? एक रूखी आवाज आई। वो सुना आपने साहब? पास खड़े मजदूर ने कहा। सुना। इन जंगलों में भेड़िए रहते हैं, वही आवाज कर रहे हैं। अब हाथ चलाओ। पर ठेकेदार साहब, आप तो कह रहे थे ये सब झूठ है, अफवाहें हैं। अभी भेड़िए की आवाज नहीं आती तो वो भेड़िया आकर तेरा काम करेगा? बात वो नहीं है साहब। आज मैं जंगल के अंदर गया था। वहाँ जो आदिवासी कबीला है ना, वो लोग बड़ी अजीब सी बातें बोल रहे थे। भेड़िया सचमुच। चुप, एकदम चुप। अब एक और बकवास नहीं। काम करना है तो कर, वरना दफा हो यहाँ से। ठेकेदार गरजा और मुंह में बीड़ी दबाए वहां से चला गया। काम दोबारा शुरू हुआ। वो हाथ में एक फ्लास्क लिए नदी के किनारे खड़ा था। पहले उसने सावधानी से चारों तरफ देखा। रात के वक्त नदी के किनारे सुरक्षित नहीं होते थे। कोई जंगली जानवर पानी पीने अचानक वहां पहुंच सकता था। फिर वो झुककर फ्लास्क में पानी भरने लगा। तभी उसे लगा कि सामने वाले किनारे पर कुछ था। उसने जल्दी से देखा। कुछ देर तो कुछ न दिखा। फिर अंधेरे में दो आंखें चमकी। वो और गौर से देखने लगा और साथ ही किसी अज्ञात आशंका से उसका हाथ
उसकी जेब में भी सरकने लगा जहां उसकी गन मौजूद थी। और अगले ही पल जैसे कोई बिजली सी चमकी हो और पूरा जंगल गूंज उठा मानवीय चीखों से। भयंकर दर्दनाक चीखें, सारे मजदूर दहल उठे। वो सब काम छोड़कर आपस में सटकर खड़े हो गए और एक विशाल झुंड बना लिया। वो सहम कर हर तरफ देखने लगे। कुछ देर बाद वो संभले। वहां उधर नदी के किनारे पर से आवाज आई थी, एक मजदूर डरते हुए बोला। फिर हिम्मत करके सभी ने अपनी कुल्हाड़ियां और कुछ जलती हुई लकड़ियां उठाई और धीरे धीरे डरते हुए नदी की तरफ चल दिए। पास पहुंचकर बहुत सी सिसकारियों के स्वर एक साथ उभरे। भय की एक लहर के साथ सबने देखा कि बिल्कुल किनारे पर खून भरे धब्बों के साथ कोहनी से कटा हुआ एक इंसानी हाथ पड़ा हुआ था। उस हाथ ने गन भी थाम रखी थी। मजदूरों ने अपने ठेकेदार साहब का हाथ साफ पहचाना, पर सबसे बड़ा सवाल ये था कि बाकी के साहब कहाँ गए। और सोचते हुए सारे के सारे फिर बुरी तरह दहल उठे। वो विकराल जंगल एक बार फिर गूंज उठा था, भेड़िए के रोने की डरावनी आवाज से, मानो वो स्वर उन सहमे हुए मजदूरों के जहन में उठते सवालों का जवाब हो। वो एक साधारण सा घर था। एक ऑटो घर के सामने आकर रुका। उसने भाड़ा चुकाया और दरवाजे की घंटी बजाई। उसका नाम करण सिंह था। वो कभी आर्मी में था, पर उसे निकाल दिया गया था। पहले वो सबको सफाई भी दिया करता था कि वो गलत नहीं था, पर अब लोगों की नजरें पहचान कर उसने खुद को सबसे अलग थलग कर लिया था। तुमसे कोई मिलने आया है, उसकी पत्नी रोशनी ने दरवाजा खोलते हुए नापसंदगी से बोला और अंदर चली गई। उसने ड्राइंग रूम में कदम रखा। कैसा है मेरा यार? वो उठते हुए मुस्कुराया। उसका नाम कपिल गोस्वामी था। वो और करण स्कूल के दोस्त थे। आ गई यार की याद? करण व्यंग से बोला। मैं तो हमेशा याद करता हूँ यार, तू ही गायब रहता है। काम की बात कर, करण सोफे पर बैठता हुआ बोला। मुसीबत में हूँ यार, तेरी मदद चाहिए, कपिल आग्रह पूर्वक लहजे में बोला। करण ने एक भाव उठाई। बहुत मुश्किल से ऊपर से लेकर नीचे तक सारे सरकारी अधिकारियों की जेबें गर्म करके इतनी मुश्किल से वो सरकारी टेंडर हासिल किया था। वो पुल वाला? पुल ही नहीं भाई, आगे सड़क का भी। पर काम तो शुरू होना तो दूर की बात है, पेड़ ही नहीं कटवा पा रहा हूँ वहां के मैं। तो उसमें मैं क्या करूं? कपिल ने उसे विस्तार में सारी बातें बताई। और इस बार तो मेरा ठेकेदार ही गया जो पेड़ कटवा रहा था। मजदूरी नहीं मिल रहे उस जगह पर काम करने के लिए, तो मैं पेड़ काट दूं जाकर? नहीं, उस भेड़िए को मार दे बस। करण उसे घूरने लगा। देख, मैं जानता हूँ तू ये कर सकता है, तेरा निशाना मशहूर है यार, मेरी मदद कर दे प्लीज, मैं लुट जाऊंगा नहीं तो, कपिल गिड़गिड़ाते हुए बोला। करण सोचता रहा। मैं पैसे दूंगा, हाँ 5 लाख, वो आंखें बड़ी करता हुआ बोला। करण ने आंखें चढ़ाई। अच्छा 10 ले ले, पर मना मत कर यार, काम चुपके से हो जाए बस, तू ही कर सकता है, कपिल बोला। करण सोचता रहा। एक भेड़िया? मुझे ना वो नॉर्मल नहीं लगता, क्या पता वेयरवुल्फ हो, कपिल पागलों की तरह बड़बड़ाया। क्या दिमाग खराब है तेरा? भाई 3 हादसे हुए मेरे आदमियों के साथ, तीनों पूरनमासी को, ये इत्तेफाक तो नहीं? और कोई सामान्य भेड़िया इतना शक्तिशाली हो सकता है क्या? करण सोचता रहा। कुछ देर बाद उसके हाथों में एक चेक थमाकर कपिल चला गया। अब यही बाकी रह गया है, चिड़ी मार बनना, कमरे में आती हुई रोशनी बोली। भेड़िया मारना है और मुझ में कुछ है जो वो मेरे पास आया है, करण दांत पीसता हुआ बोला। सोचना भी मत, अरे अपना किया हुआ ही पलट कर आता है, वैसे भी इतनी अनहोनी हो चुकी है हमारे साथ, अब और कोई पाप न सर लेना अपने, रोशनी बोली। करण तमक कर उठा। तुम बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हो तो ये मेरी गलती है? हाँ, वो गुस्से से बोला। रोशनी की आंखें भर आई और वो सुबकती हुई वहां से चली गई। करण को अफसोस हुआ कि उसने उसे ताना मारा था। उसके 3 गर्भपात हो चुके थे। उसके खून में कोई खराबी थी जिसकी वजह से गर्भ ठहरता नहीं था। उसे एक लंबे इलाज की जरूरत थी, पर उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो ये करा सके। फौज से निष्कासित किए जाने के बाद बहुत दिनों तक तो वो बेरोजगार रहा था। फिर उसे एक प्राइवेट सुरक्षा एजेंसी की मामूली सी नौकरी मिल गई थी। औलाद के मामले में जहां उसने हालात से समझौता कर लिया था, वहीं रोशनी पूजा पाठ में रम गई थी कि कभी तो भगवान खुश होंगे और उसकी गोद हरी होगी। उस पूरे जंगल में 21 आदिवासी कबीले आबाद थे। कुछ में दोस्ती थी तो कुछ में नहीं बनती थी, पर हर कबीले में एक बात सामान्य थी, उनके घरों के बाहर अजीब से जानवर का चेहरा बना होता था। उन दिनों वहां के एक बड़े कबीले में काफी उत्साह का माहौल था।
कबीले के एक बच्चे की जान बच गई थी। वो अजगर का शिकार होते होते बाल बाल बचा था। वैसे तो वो कबीला शहरी हस्तक्षेप पसंद नहीं करता था, पर उस शहरी मेहमान का उसने भरपूर स्वागत किया था, जो जंगल में तस्वीरें लेने आया था, और उसी ने उस बच्चे की जान बचाई थी। वो किसी चैनल की तरफ से था जो जंगली जीवों पर कुछ शूट करना चाहता था, पर असल में वो करण था जो हालात का जायजा लेने वहां पहुंचा था। उसने कपिल से मनमानी रकम मांगी थी उस भेड़िए को खत्म करने की, ताकि वो अपनी परेशानियों से निजात पा सके और रोशनी का इलाज करा सके। और पहले कदम के तौर पर वो सफलतापूर्वक अब वहां के कबीले का मेहमान बन चुका था। उसी रात वो एक झोपड़ी में था जब उसे ढोल बजने और लोगों के अजीब आवाज में चिल्लाने की आवाजें सुनाई दी। वो बाहर निकला। बाहर धूप जैसी चांदनी बिखरी हुई थी, लोग इकट्ठा थे और अजीब अजीब से स्वर में चिल्ला रहे थे। सामने आग जल रही थी और अजीब सी पत्थर की मूर्ति रखी हुई थी, साथ ही कुछ अजीब सी पत्थर और हड्डियां भी थी। वहीं एक बकरी बंधी हुई थी जो आगे पीछे हो रही थी और चिल्ला रही थी। उसका चेहरा लाल रंग से रंगा हुआ था और उसके गले में जंगली फूलों की एक माला भी थी। उन आदिवासियों के एक साथ एक ही स्वर में चिल्लाने से एक अजीब सा डरावना माहौल तैयार हो चुका था। जाने क्या कर रहे थे वो सारे। और कुछ देर बाद करण ने देखा कि जहाँ मैदान खत्म होता था और जंगल शुरू होते थे, वहाँ कुछ हलचल सी हुई थी। फिर उसने कुछ चमकता हुआ देखा। जुगनू नहीं, जुगनू ऐसे नहीं होते। फिर वो बाहर आने लगे एक एक करके। वो भेड़िए थे। पेड़ों के झुरमुट में उन्हीं की आंखें चमक रही थी। वो कुछ दूरी पर रुक गए और झूमते शोर मचाते कबीले वालों को देखने लगे। झुंड के कुछ सदस्य उठे और एक बड़ी हांडी ले आए। उसमें मांस के टुकड़े थे। वो उन भेड़ियों की तरफ उछालने लगे और वे भेड़िए उन्हें लपकने खाने लगे। झुंड और भी झूमने लगा और तभी कुछ चमत्कारी हुआ। उन्हीं भेड़ियों के बीच किसी प्रेत की तरह प्रकट हुआ था वो, उस चांदनी रात में चांद की ही भांति उजला चमकदार। वो एक बिल्कुल सफेद भेड़िया था। करण चमत्कृत सा देखता रह गया। वो आकार में भी बाकी भेड़ियों से अपेक्षाकृत काफी बड़ा था। बड़ा ही अलौकिक लग रहा था वो, जैसे महज एक जानवर न हो। वो बकरी की तरफ बढ़ने लगा। ओह, तो ये उसके लिए थी। और एक झटके से उसने झपट्टा मारा और बकरी की गर्दन उसके जबड़े में थी। आदिवासी खुशी से झूम उठे, जैसे वो जो कर रहे थे वो सफल हुआ था। फिर वो सफेद भेड़िया लौटने लगा, उसके पीछे बाकी भेड़िए भी। शायद वो उनका मुखिया था। करण ठगा सा देखता रह गया। ऐसे लग रहा था वो कुछ मिनट का वाकया मानो किसी और ही दुनिया का हो। क्या वो वेयरवुल्फ नहीं था? कपिल बोला। करण ने खींचते हुए उसे देखा। वो भले परेशान था कि उस जंगल में उसका काम नहीं हो पा रहा था, पर वो उदास भी था कि उसकी फंतासी धरी की धरी रह गई थी। और मेरा मतलब वो सामान्य भेड़िया था? नहीं, वो सामान्य भी नहीं था। कुछ तो अजीब था उसमें। बड़े लंबे फर और बिल्कुल सफेद और बहुत ही शक्तिशाली लगा वो। उसका आगे बढ़ना, झपट्टा मारना किसी शेर की तरह था। करण सोचता हुआ बोला, यार वो सामने था तेरे, मार क्यों नहीं दिया उसे तभी? फिर कपिल कलकता हुआ बोला, मरना था मुझे? वो भेड़िया उनकी रक्षा करता है, दूसरे जंगली जानवरों से भी और शहरी जानवरों से भी। वो कपिल को घूरता हुआ बोला, जो ये सुनकर सिरपिटा गया। एक तरह से दोनों एक दूसरे की रक्षा करते हैं। वहां उस समय उन पर गन भी तानता तो वो आदिवासी मुझे छोड़ते नहीं। तो वही मारता है लोगों को, वो भेड़िया? निसंदेह तेरा वहां पुल बनाना, पेड़ काटना उन जंगलियों को बिल्कुल पसंद नहीं था, और वो भेड़िया अपना काम कर गया। इसके पहले कुछ जंगली जानवरों के तस्कर घुसे थे वहां, उन्हें भी मारा था उसने। और जिस नदी पर तू पुल बना रहा था, उसी से कुछ लोग रेत चुराने आए थे। उनकी कटी फटी लाशें भी वहीं रेत पर ही मिली थी। और वैसे मेरी भी समझ में नहीं आया, वैसे बीहड़ में पुल और सड़क की क्या जरूरत है? तू आम खाना, पेड़ क्यों गिन रहा है? कपिल तुनकते हुए बोला, ठीक है, अगली पूर्णिमा तक इंतजार कर। जंगल में तो उस भेड़िए को ढूंढकर मारना असंभव है, पर उस अनुष्ठान के समय वो वहीं होता है, उस जलती हुई आग के पास। उसे लोकेट करना आसान होगा। मैं कहीं दूर से उसे शूट करूंगा और फिर तुरंत ही वहां से निकल भी जाऊंगा। मुझे चाहिए होगी एक लॉन्ग रेंज गन, साइलेंसर और दूरबीन, और इंतजाम रखना वहां से तुरंत निकल भागने का। उन आदिवासियों को पता चल गया तो छोड़ेंगे नहीं मुझे। जवाब में सर हिलाता कपिल उठा और वहां से चला गया। मत करो, वो कबीला उस भेड़िए को पूछता है, कुछ तो बात होगी ना? रोशनी बोली, जो उनकी सारी बातें सुन रही थी। बस एक बार, आखिरी बार मुझे ये करने दो। हमारे पास पैसे होंगे और हम एक नई जिंदगी शुरू कर पाएंगे।
करण इस बार अपेक्षाकृत नरमी से बोला। रोशनी उसे चिंता से देखती रही। आसमान में पूरा चांद निकला हुआ था। वही ढोल नगाड़े की रहस्यमयी आवाजें, पूरा जंगल अंधकार में डूबा हुआ था, मगर दूर वो रोशनी से चमक रही थी। आग जल रही थी और आदिवासियों ने उस सफेद भेड़िए के लिए बलि तैयार रखी थी। वो अब बस उस बकरी के बिल्कुल पास खड़ा था, उस पर झपट्टा मारने को तैयार। और तभी वो सफेद भेड़िया वहीं गिर गया। ढोल नगाड़े रुक गए। किसी के कुछ समझ में नहीं आया। फिर ढोल नगाड़ों की जगह दहशत भरी चीखों ने ले ली। वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, विलाप करने लगे। वो सफेद भेड़िया धरती पर गिरा हुआ था और उसके सर से खून बह रहा था। एक पल में उसे घात लगाकर चुपके से मारा गया था। उस जैसे प्राणी का सामने से शिकार तो संभव ही नहीं था। वहां से बहुत दूर ऊंचाई पर एक मचान पर बैठे हुए करण की उंगली गन पर जमी की जमी रह गई थी। जिस पल से उसने गोली चलाई थी, उसी पल से यह एहसास उस पर हावी हो गया था कि उससे महापाप हो चुका था। उसे ये नहीं करना चाहिए था। न जाने वो दिव्य अलौकिक भेड़िया कौन था जिसे उसने मार डाला। कुछ पैसों के लालच के हवाले उसने वहां रहती न जाने कितनी जिंदगियों की सुरक्षा के आवरण को नोचकर फेंक दिया था। ये क्या अनर्थ हो गया था उससे। वो वहां से भागने की तैयारी में था, पर मानो उसी मचान पर जड़ हो गया था। खैर, जरूरत भी नहीं पड़ी। उसके पीछे कोई नहीं आया। सुबह हो चुकी थी। करण खुद ही उस कबीले में पहुंचा जहां वो एक बार पहले भी मेहमान की तरह आ चुका था, और वहां का दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आने लगा। कबीले के कुछ लोग तो धड़का लगने की वजह से प्राण तक त्याग चुके थे और बाकियों का भी दुख से बुरा हाल था। करण ने सोचा तक नहीं था कि एक जानवर उन सब के लिए इतना मायने रखता होगा। सरदार ने उसे पहचाना और किसी पुराने मित्र की तरह उससे मिला और सारा किस्सा सुनाया। वो रहस्यमयी सफेद भेड़िया शावक ही था। जब उसे लेकर एक परदेसी उस जंगल में आया था, वो अजनबी घायल था। जंगल के लोगों ने उसे आसरा दिया था। कुछ ही दिनों में उस सफेद भेड़िए के बच्चे को उनके हवाले कर उस अजनबी ने प्राण त्याग दिए थे। वो भेड़िया तब से वहीं रह रहा था। उसके पीछे ही और भेड़िए भी वहां आते गए, मानो वो सफेद भेड़िया कोई चुंबक हो। वो वहीं रहता और हर तरीके से उन कबीले वालों की सुरक्षा कर रहा था। कबीले के घरों के बाहर बनी उस जानवर की आकृति का यही मतलब था कि उन्हें उसकी सुरक्षा हासिल थी। हालांकि सरदार ने जो समय बताया वो करण को एक सामान्य भेड़िए के जीवन काल के लिहाज से बहुत लंबा लगा, पर उसे तो पहले से ही लग रहा था कि वो कोई सामान्य भेड़िया नहीं था। उसने हर तरफ नजर डाली। लोग बिलख रहे थे और उनका दुख देखकर वो आत्मग्लानि से भर उठा था। फिर पूछता हूँ, जरूरत क्या है उस पुल की? कौन आ रहा है इस बीहड़ में? इस रोड के समानांतर दूसरे रास्ते भी तो है ना? फिर ये रोड क्यों? जरूरत है, मुझे जरूरत है, उन लेबरों को जरूरत है, उन सरकारी कर्मचारियों की जरूरतें हैं। हाँ, माना कि शायद ये पुल यहाँ उतना जरूरी नहीं, तू समझना, काम ऐसे ही चलता है। कपिल खींचा। इस समय दोनों उसी बहती नदी के किनारे पर खड़े थे जहां से कुछ दिनों पहले उस ठेकेदार का कटा हुआ हाथ मिला था। तो शहर कम पड़ रहे हैं, वहां गंद मचाओ ना। करण अपनी करनी से जैसे सुलग रहा था। ये तुझे हो क्या गया है करण? ये तू क्या? कपिल बुरी तरह चौंका, क्योंकि करण के हाथ में उसी समय उसकी गन प्रकट हुई थी और फिर उसने एक के बाद एक कई गोलियां अपने दोस्त के जिस्म में दाग दी। लो, अब तुम भी खत्म और तुम्हारी जरूरतें भी खत्म, वो दांत पीसता हुआ बोला। तभी वहां कबीले के सरदार और दूसरे और लोग भी प्रकट हुए। इसकी लाश को ठिकाने लगा दो। इतना तो मैं आपसे वादा कर ही सकता हूँ कि कम से कम सरकार के इस प्रोजेक्ट को कोई कॉन्ट्रैक्टर कभी नहीं मिलेगा। वो भिजे जबड़े से कपिल की लाश को देखता हुआ बोला। कबीले के लोगों ने उसका शुक्रिया अदा किया और उसका मन फिर पछतावे में डूब गया। उसका दिल हो रहा था कि वो अभी सबको सच बता दे और अपने किए को भुगते, पर रोशनी के बारे में सोचकर वो खुद को जब्त कर लेता था। वो वापस लौटा। रोशनी, मुझे माफ कर दो, मैं बहक गया था। अब से कोई गलत काम नहीं। मैं मेहनत करूंगा और मेहनत करूंगा और देखना सब ठीक हो जाएगा। वो अपनी पत्नी से बोला। हाँ करण, इस बार सब ठीक होगा, वो मुस्कुराते हुए बोली। करण ने चौंक कर उसे देखा तो उसने नजरें झुका ली। उन दोनों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब 9 महीने बिना किसी परेशानी के बीत गए और वो डिलीवरी वाला दिन भी आ गया। करण बेचैनी से अस्पताल के गलियारे में चहलकदमी किए जा रहा था। तभी डॉक्टर ने करण को अंदर बुलाया। देखिए, ऐसा होता है कई बार, बच्चे कुछ अजीब से लक्षणों के साथ पैदा होते हैं, पर जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं नॉर्मल होते जाते हैं। आपका बेबी भी हेल्दी है, हमें उम्मीद है वो एक सामान्य जिंदगी जी पाएगा, डॉक्टर ने कहा।
पहले तो करण की कुछ समझ में नहीं आया, पर जब उसने पहली बार अपने नवजात बच्चे को देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसके पूरे शरीर पर बड़े बड़े सफेद रोए थे। उसके नन्हे नाखून नुकीले आकार के थे और थोड़े पीले भी। और डॉक्टर ने यह भी बताया कि यह भी नॉर्मल है कि कुछ बच्चों के मुंह में जन्म से ही दांत होते हैं। और करण सब समझ गया। सही कहती हो तुम रोशनी, हमारा किया पलट कर जरूर आता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था कि इस बार तुम्हारा मिसकैरेज नहीं हुआ। सबने उलझन से करण को देखा। वो एक बार फिर उसी जंगल में था। मैं आप सबका अपराधी हूँ, वो मैं ही था। मैंने ही गोली चलाई थी उस रात और आप सबके रखवाले उस सफेद भेड़िए को आपसे छीन लिया था। करण बोला। कुछ पल तो किसी की कुछ समझ में नहीं आया, फिर सभी के चेहरे पर बड़े ही हिंसक भाव आए। आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर होगी, मगर उससे पहले करण ने अपने हाथों में थमी कंबलों की गठरी आगे की। संभालिए इसे, ये लौट आया है। सबकी नजरें उस अजीब से बच्चे पर टिक गई और अगले ही पल मानो रोमांच का विस्फोट हो गया हो। उन सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रह गया था। उनका रखवाला वापस आ चुका था। हाँ, बस किसी और रूप में। करण को सजा देना तो दूर, उसकी तरफ किसी का ध्यान तक नहीं गया था। वो जश्न मनाने की तैयारियां करने लगे थे। करण मुड़ा और आंखें पोंछता हुआ चल दिया। वो उसकी चौथी संतान थी जो जीवित बच गई थी, पर अपने हाथों ही आज उसने ही उसे खुद से दूर कर दिया था। वो जानता था कि उस पर किसी और का हक उससे पहले था। उसके दिमाग में बज रहे थे वो नगाड़े, उन झूमते जंगलियों का दृश्य, वो पूरा चांद और उसकी तरफ देखता हुआ वो रहस्यमयी सफेद भेड़िया। उस जंगल का रखवाला था वो, और आदिवासी भी उसे बहुत चाहते थे। और वो मूर्ख ये सब बस एक गोली से खत्म करने चला था। औलाद के होते हुए भी वो कभी उससे न मिल पाएगा, और शायद यही उसके किए की सजा भी थी। बस उसका नामकरण कर पाने की तसल्ली थी उसे। वर्तमान में लोगों के हंसने बोलने और फुहड़ता से चिल्लाने से क्षितिज की नींद खुल गई। रात का समय था। वो उठा और धीरे से पीछे की रसोई की तरफ निकला। वहां एक जीप खड़ी थी जिस पर कुछ लोग सवार थे। एक दरवाजा खटखटा रहा था। अरे कहाँ गया यार बूढ़ा, भूख लग रही है, एक दाढ़ी और रंगे बाल वाला लड़का चिल्लाया। क्षितिज ने देखा उनकी जीप से 2 मरे हुए हिरण के बच्चे लटक रहे थे। कुछ देर में बूढ़ा चौकीदार आ गया। वो सारे आग जलाकर गोल घेरे में बैठकर बतियाने लगे कि ताजा मरे हिरण का गोश्त कितना स्वादिष्ट होता है। वो गेस्ट हाउस और रसोई घर के बीच वाली खुली जगह पर बैठे थे, और तभी आसमान में चांद के ऊपर से एक बादल का टुकड़ा फिसला और रोशनी हो गई, और साथ ही वातावरण में गूंजा किसी भेड़िए का स्वर। वो बेहद डरावना और रोंगटे खड़े कर देने वाला था। साथ ही जंगल से बहुत से सियारों के रोने की आवाजें भी आने लगी। यार आता हूँ, बोलकर उनमें से एक उठा। लगता है ज्यादा ही डर गया भाई तू। बाकी उसका मजाक उड़ाने लगे। वो पास ही एक पेड़ से लगकर हल्का होने लगा, और तभी बाकी बतिया ही रहे थे जब सामने जलती आग में एक गर्दन से उखड़ा हुआ सर आकर गिरा। सभी दहल उठे और चीखते हुए खड़े हो गए। वो उनके उसी दोस्त का सर था जो हल्का होने गया था। फिर कोई संभल भी पाता, उसकी पहले ही उभरी एक भयानक गुर्राहट, शेरों की गुर्राहट से भी भयानक और गहरी, और एक झटके से वो सामने आ गया। कम से कम 8 फुट ऊंचा, घने सफेद बालों से भरा हुआ शरीर, काली थूथन और पूरी तरह से कारी खुखार आंखें, लंबे नुकीले कान और भयानक पंजे। वो बाकियों को देखकर बुरी तरह गरजा। सबके चेहरे सफेद पड़ चुके थे। सुना तो था कि इन जंगलों में कभी भेड़िए रहा करते थे, पर ये तो वो उन सब पर टूट पड़ा। उसका जबड़ा आराम से एक बार में ही किसी भी अंग को शरीर से अलग कर देता था। उसके भयानक लंबे नाखून लिए पंजे, एक को तो उसने सर से लेकर नीचे तक एक बार में ही खड़ा ही चीर डाला था। आखिरी बचा हुआ मिमियाते हुए रसोई घर का दरवाजा भड़बड़ाए जा रहा था। वो भेड़िया मानव उसके पास झपटा, उसका पंजा घूमा, और वो आखिरी भी बाकियों के साथ ही जलती आग के पास आकर गिरा। हालांकि उसका कमर से नीचे का हिस्सा अब भी रसोई घर के दरवाजे के सामने ही था। क्षितिज को पता ही न चला कि वो सब देखते हुए वो कब बाहर निकल आया था। उसके दोस्तों की आवाज से उसकी तंद्रा टूटी। क्षितिज नहीं, भाग वहां से, आजा अंदर आजा, वो गेस्ट हाउस के अंदर से ही चिल्ला रहे थे। क्षितिज जैसे होश में आया, उसने सामने देखा तो वो खुखार दरिंदा अपने पंजों और दांतों से खून टपकाता उसे ही देखकर गुर्रा रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा और क्षितिज खड़ा रहा। ऐसा नहीं कि वो डर नहीं रहा था, पर डर के साथ कुछ और भी था जो उस वक्त वो महसूस कर रहा था। वो खड़ा रहा और उस जानवर की आंखों में देखता रहा। वो वेयरवुल्फ पास आया और सबकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब उसकी गुर्राहटें थम गई। गेस्ट हाउस के जालीदार बरामदे से उसके दोस्त
मेहुल और अमन अब भी सब कुछ दहशत से देख रहे थे। रसोई घर की खिड़की से जरा सी झिर्री बनाकर बूढ़ा चौकीदार भी झांक रहा था। वो हैवान बिल्कुल क्षितिज के सामने खड़ा था, शांत। वो झुका और सबकी चीखें निकल गई, और सिवाय क्षितिज को अपनी लंबी थूथन से सूंघने के उसने कुछ न किया। उसके बाद एक बार फिर अपना मुंह आकाश की तरफ करके वो जोरों से आवाज करने लगा। फिर एक झटके से उसने छलांग लगाई और जंगल की गहराइयों में कहीं गुम हो गया। उसके दोस्त मुंह फाड़े सब देखे जा रहे थे। उन्हें दो सदमे लगे थे। पहला तो ये कि वेयरवुल्फ होते हैं, सच में होते हैं, और दूसरा ये कि वो कभी कभी अपने शिकार को बस सूंघकर छोड़ देते हैं। अगली सुबह मेहुल और अमन अब वहाँ बिल्कुल भी रुकना नहीं चाह रहे थे। वो जल्दी में थे। क्षितिज गेस्ट हाउस के कैंपस में उसी पेड़ के पास खड़ा था जिसके तने पर कुछ उकेरा गया था। वो एक जानवर की आकृति थी, वही जो सालों पहले उन कबीले के घरों की दीवारों पर भी दिखती थी। तभी क्षितिज को लगा पीछे कोई है। वो पलटा। वो कार्तिक था। वो दोनों अब कुछ दूर एक आड़े पड़े लकड़ी के लट्ठे पर अगल बगल बैठे थे। तुम बिल्कुल पापा की तरह दिखते हो, वैसे ही हैंडसम, लंबे, खूबसूरत, क्षितिज मुस्कुराते हुए बोला। कार्तिक उसे घूरने लगा। मैं मम्मी जैसा हूँ, क्षितिज बोला। वो करण और रोशनी की अगली संतान थी, जो उस अजीब भेड़िए जैसे बच्चे के बाद पैदा हुई थी। और वो अजीब भेड़िए जैसा बच्चा ही कार्तिक था, जिसे उसके पिता ने सालों पहले जंगल को ही सौंप दिया था। पापा बताते थे कि जब मम्मी की शुरू से इच्छा थी कि उनके बेटे का नाम कार्तिक हो, और मैं हैरान होता कि फिर मेरा नाम कार्तिक क्यों नहीं है। मम्मी तो बहुत पहले ही गुजर गई। फिर अभी कुछ ही दिन पहले पापा ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, जब उन्हें लगा कि अब उनके पास भी समय कम है, कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा एक बड़ा भाई भी है। क्षितिज ने उम्मीद से कार्तिक को देखा। वो खड़ा हो गया और जंगल को घूरने लगा। ये मेरा जंगल है, वो बहुत ही गहरी और धीमी आवाज में बोला। जब छोटा था तो भेड़ियों के साथ ही रहता था, कुछ कुछ दिखता भी वैसा ही था। फिर धीरे धीरे वो सारे चिन्ह गुम होते गए, पर बाढ़ की तरह लौट आते थे हर पूरे चांद वाली रात को। और मैं ये बन गया। लोग इसे अभिशाप कहते हैं, पर शक्ति अभिशाप होगी या वरदान, ये हमारे हाथ में है। यहाँ सब कुछ मुझसे है, मेरा दायित्व। यहाँ मेरे नियम चलते हैं और मैं तोड़ने वालों को दंड भी देता। तो इसलिए यहाँ कोई शिकार या अवैध कटाई नहीं होती। क्षितिज मंत्रमुग्ध सा उसे देखता रहा। मैं यहीं रहूंगा, ये मेरा घर है, यहाँ मेरी जरूरत है, कार्तिक बोला। उसके चेहरे पर हमेशा एक पथरीला सा भाव रहता था, जैसे वो कोई इंसानी रोबोट हो। मैं जानता हूँ, क्षितिज जल्दी से बोला। मैं बस तुमसे एक बार मिलना चाहता था। और क्या मैं कभी यहाँ मेरा मतलब है। उसने जल्दी से आंखें पोंछी और परे देखने लगा। तभी एक हॉर्न की आवाज आई। क्षितिज, अब चल भी यार, अमन ने आवाज लगाई। क्षितिज जाने को मुड़ा और तभी कार्तिक ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। हाँ, कभी भी मेरी जरूरत हो तो, वो इतना ही बोला और क्षितिज उसके गले लग गया। जिंदगी में शायद पहली बार कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया और अपने भाई का सर थपथपाने लगा। वो लौट रहे थे। गाड़ी अमन चला रहा था। पिछली सीट पर पसरा हुआ मेहुल अभी भी कोई वेयरवुल्फ की फिल्म देख रहा था, और क्षितिज कार के बाहर हर पेड़, हर पत्ते को निहार रहा था, जो कहीं न कहीं उसके भाई की ही जागीर थे। क्षितिज, सच बता, उसने तुझे काटा तो नहीं, या नाखून ही लग गया हो? मेहुल ने फिर पीछे से एक बकवास उछाली। क्षितिज मुस्कुराया। नहीं, और वैसे भी भेड़िए के काटने से कोई वेयरवुल्फ नहीं बनता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे जितना हो सके